एपिसोड 21 टू 30 अध्याय 21। उसने वास्तव में लगातार 2 गलतियां की। अनुवाद 54,96,339। रिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे व्यक्त करे कि उसे सहयोग करने के लिए, राजी करने के लिए उसके पास उसे खुद चूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके छोटे कोमल होठों ने जोर से उसकी पिछली हरकतों की नकल की, लेकिन कुछ देर तक उसे चूमने के बाद भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हताश होकर उसने आह भरी और रुक गई। अंत में उस व्यक्ति ने हल्के से चिढ़ाते हुए हंसी दी और अपना सिर नीचे झुकाकर उसके अनाड़ी प्रयास का जवाब अपने चुंबन से दी। ईथन विल्सन को यह बहुत अच्छा लग रहा था कि महिला कमान संभाल रही है। जब उसने उसे वापस चूमा तो उसने उसे पहल करने दी। रिया के पतले हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से उसके चौड़े कंधों तक फिसल गए, फिर मजबूती से उसकी मजबूत मांसल पीठ पर नीचे की ओर चले गए। उसकी उंगलियों के निशानों ने उसकी मजबूत मांसपेशियों पर लंबे स्पष्ट खरोंच छोड़ दिए, जब तक कि वह अपने भीतर उमड़ती हुई इच्छा को और दबा नहीं सका। रात अभी जवान ही थी। उस रात पहली बार एथन विल्सन ने एक महिला के प्रति धैर्य दिखाया। इसके बाद कई बार उसने थकान से गहरी नींद में सो चुकी महिला को अपनी बाहों में उठाया और बड़े प्यार से उसे साफ सफाई के लिए बाथरूम तक ले गया। पहले वह उन महिलाओं को आसानी से ठुकरा देता था जो खुद को उसके सामने पेश करती थी, लेकिन रिया के साथ उनका एक गहरा अकथनीय संबंध था। उसे यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह जानता था कि अब वह इस महिला से बहुत संतुष्ट था। शारीरिक बनावट हो या सामाजिक स्थिति, वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। उसका हाथ धीरे से उसकी बाहों में मौजूद महिला को सहला रहा था और आश्चर्यजनक रूप से वह उसे पकड़े पकड़े सो गया। बस यूं उसे सुबह होने तक थामे रखा। तारान कर अगली सुबह रिया अपनी जैविक घड़ी के कारण जाग उठी। वह पिछले 6 महीने से यादव परिवार में मिशेल कार्टर की सेवा कर रही थी और उसे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी। उसने अपनी गर्दन हल्के से घुमाई, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी शरीर और अंगों में हो रहे दर्द के कारण वह आंखें खोलना नहीं चाहती थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपना चेहरा उस गर्म मुलायम कंबल पर रगड़ने लगी। यह इतना आरामदायक था। 1 मिनट रुको, स्प्रिंग, इस कंबल में लचीलापन है। रिया को अचानक एहसास हुआ कि वह जिस चीज पर लेटी हुई थी वह न तो चादर थी और न ही कंबल। चमकी शहद जैसे रंग की मांसपेशी स्पष्ट रूप से एक परिपक्व पुरुष के शरीर की थी। जैसे ही उसके हाथ कांपने लगे और उसने खुद को ऊपर और दूर धकेलने की कोशिश की, उसे अनजाने में अपनी हथेली के नीचे उसकी मांसपेशियों की बनावट का एहसास हुआ। रुको, अगर उसने कपड़े नहीं पहने थे तो फिर उस लड़की का क्या? लिली को नीचे देखने की याद आने में 2 सेकंड लगे और जब उसने नीचे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सब कुछ वह अपनी जगह पर जम गई। वह पूरी तरह नग्न थी। जब तक एथन उस महिला की हरकतों से जाग उठा था, उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए भागती हुई रिया को वापस अपनी बाहों में खींच लिया और कुछ बुदबुदाया। अच्छे बनो और शांत रहो, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। अभी अभी जागे उस व्यक्ति की आवाज में आलस्य और कामुकता का ऐसा भाव था जो आमतौर पर उसमें नहीं पाया जाता था। वह बिस्तर पर आलस करने वालों में से नहीं था, नहीं उसे सोने का शौक था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस कोमल महिला को गले लगाने से नींद भी अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो जाती थी। आप कौन है? नहीं, क्या आप कृपया पहले चले जाएंगे? उस आदमी की छाती से सटकर रिया उसकी खुशबू से अभिभूत हो गई। उस अजीब रात के अलावा वह शायद ही कभी किसी पुरुष के साथ इतनी अंतरंग हुई। उसने कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने न केवल लापरवाही से एक आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, बल्कि उसने ऐसा बार बार किया था। क्या वह सचमुच इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई थी? वीर से बदला लेने की अपनी योजना के तहत रिया के लिए एक बार ही काफी था। एक बेवफा आदमी से बदला लेने के लिए उसे अलग अलग पुरुषों के साथ यह हरकत दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। सर, मुझे नहीं पता कि चीजें इस तरह क्यों हुई, लेकिन क्या आप कृपया बाहर जा सकते हैं? अगर कोई समस्या है या आपकी कोई शर्तें तो हम बैठकर शांति से इस पर चर्चा कर सकते हैं। उसे लगा कि वह कल रात नशे में थी और भोज में किसी अनजान आदमी के साथ उसने कुछ गलत काम किए थे। उस व्यक्ति की वहां से जाने की अनिच्छा का कारण शायद ये था कि वह उसकी असली पहचान जानता था और उसे अधिक चाहता था। उसने उच्च वर्ग से जुड़े कई काले रहस्य देखे थे। उसके नीचे का वह आदमी शायद उसका फायदा उठा रहा था और उससे कुछ और हासिल करने की साजिश रच रहा था। अंततः उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो। उसकी दबंग आवाज में एक शरारती लहजा था जो खतरनाक रूप से जाना पहचाना लग रहा था। उसकी बातें सुनकर रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कान जल रहे हों। उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी। उस व्यक्ति की मोहक आवाज को नजरअंदाज करते हुए, उसके स्पर्श के नीचे उसकी मांसपेशियों की दृढ़ता को अनदेखा करते हुए, और सबसे बढ़कर उसने उसके फेरोमोन की तीव्र सुगंध को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी नाक में भर गई थी। उस आदमी ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे उसे अपना चेहरा उसकी छाती में छिपाना पड़ा। खांसी। लिली ने अपना गला साफ किया और संयम बनाए रखा। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वास्तव में पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरा एक पति है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह आदमी जो चुपचाप उसे पकड़े हुए उसकी बातें सुन रहा था, अचानक हिल गया। तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, वह धीमी आवाज में करा उठी। लिली चौंक गई, लगभग अपनी जीभ ही काट ली। क्या अभी अभी उसके मुंह से वो आवाज निकली? वह इतनी शर्मनाक आवाज कैसे निकाल सकती थी? वह उस आदमी को रोकना चाहती थी, लेकिन उसने दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। इस समय तक वह आदमी उसके ऊपर आ चुका था और एक बार फिर उसके कामुक होठों को चूम रहा था। सब एक और धीमी सी आह उसके मुंह से निकली। अच्छी बच्ची बनो और चुप रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और पुरुष के बारे में नहीं सुनना चाहती, खासकर तब जब वह पुरुष नाम का पति हो। लेकिन जैसे ही लिली ने समझाने की कोशिश की, उसने उसे फिर से जोर से चूम लिया और उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही समा गए। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। उस आदमी के सुंदर चेहरे के भाव उसकी आंखों में और भी निखरते हुए दिखाई दिए।
एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो वह उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही हो। ईथन ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसे नीचे की ओर देखा। कल रात तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तुमने ही यह आग लगाई है, इसलिए यह उचित ही है कि तुम ही इसे बुझाओ। मुझे माफ करना, मैं कल रात नशे में था। उस आदमी के शब्दों से रिया को वह घटना याद आ गई और उसे धुंधला सा याद आया कि वह नशे में धुत होकर उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी थी। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दूंगा। क्या आप इसे भूल सकते हैं? क्या हम इसे भूल सकते हैं? वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वह आदमी उसके शब्दों से क्रोधित प्रतीत हो रहा था। वह उससे शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ उस आदमी का स्पर्श और भी कठोर होता जा रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार यह सब खत्म हो गया। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि शराब पीने से उसका सामना ऐसे भयानक आदमी से होगा। उसने कराहते हुए अपनी कमर सहलाई और करवट बदल उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगी ताकि वह उठकर खुद को साफ कर सके। अध्याय 25 दुष्ट सास व्यभिचार को रंगे हाथों पकड़ने आती है। अनुवाद 54,96,9339। एक रात बाद दवा का असर खत्म हो गया और अंततः सब कुछ समाप्त हो गया। रिया धीरे धीरे जाग उठी। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसने चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि वह किसी होटल में होगी। जब रिया ये सोच रही थी कि उसे कैसे जाना चाहिए, क्या वह अभी भी वही ड्रेस पहन सकती है जो उसने कल रात पहनी, तभी अचानक बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। क्या वह आदमी बाथरूम में गया था? ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष अब उसके साथ नहीं, रिया ने अंततः मुड़कर अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने का साहस जुटाया। दुर्भाग्य, काफी देर तक ढूंढने के बाद भी सब कुछ धुंधला ही निकला। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनती। हर बार जब मैं इन्हें पहनती हूँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। अफसोस जताते हुए वह बिस्तर पर लेट गई। उसके पूरे शरीर पर चिपचिपापन असहनीय रूप से असहज था। तभी दरवाजे के बाहर से बातचीत की आवाज सुनाई दी। आवाज भले ही तेज नहीं थी, लेकिन रिया ने तुरंत पहचान लिया कि कौन बोल रहा है। दरवाजे के बाहर से मिशेल कार्टर की तीखी और घमंडी आवाज आई। वह जरूर इसी कमरे में हो। हमने दूसरी मंजिल के सारे कमरे तलाशे ले लिए हैं, सिर्फ यही कमरा अंदर से बंद था। लेकिन एनसी का बटलर ने तो बस आपको दूसरी मंजिल पर अपनी बहू को ढूंढने की इजाजत दी है। अगर आप इस तरह जबरदस्ती अंदर घुसकर दूसरे मेहमानों को परेशान करें तो ये गलत होगा। कुछ देर रुकने के बाद दरवाजे के बाहर से फिर से अस्त व्यस्त कदमों की आवाज सुनाई दी। श्री मैकिन्ले, आपका समय बिल्कुल सही है। मेरी बहू अवश्य इसी कमरे में होगी। क्या आप चाबी लाकर मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं? मुझे आज शर्मिंदगी का कोई डर नहीं है। हमारे लूसिया परिवार की बहू कितनी लापरवाह है। ये सब हमारी ही गलती है। अंशिका, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम लुकास अभी उठी हैं और मैंने किसी को उन्हें सूचित करने के लिए भेजा है। अगर वह मान जाती है तो मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर वह नहीं मानती तो मुझे खेद है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री धनवीर सैमुअल धनवीर के पिता हैं और कई वर्षों से यादव परिवार की सेवा कर रहे हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से मैडम लुकास और रिया के बीच के प्रेम के बारे में पता था और यह भी पता था कि रिया मिशेल कार्टर की बहू थी। कोई और होता तो लूसिया परिवार के आलीशान घर में व्यभिचारी को पकड़ने पर हंगामा करने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन चूंकि इस घटना की मुख्य महिला पात्र रिया, अगर वह मिशेल कार्टर को अंदर नहीं आने देती तो मिशेल कार्टर भविष्य में एंजेला के खिलाफ निराधार आरोप लगा देती। इसीलिए उन्होंने पहले मिशेल कार्टर को दूसरी मंजिल पर तलाशी का नेतृत्व करने की अनुमति दी थी। श्री मैकिन्ले मैडम के जवाब का इंतजार करने पर अड़े रहे। वहीं मिशेल कार्टर चिंतित थी, पर यादव परिवार में लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। रिया कमरे में मौजूद थी और सब कुछ साफ साफ सुन रही थी। उसे पता था कि मिशेल कार्टर और उसके साथियों ने दरवाजा बंद कर दिया है। उसने जल्दी से एक आदमी की कमीज उठाई, उसे यूं ही पहन लिया और बाथरूम की ओर भागी। उसे उस आदमी को अभी के अभी यहाँ से भगाना होगा। उसका दिमाग अस्त था और उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसने केवल एक सफेद कमीज लापरवाही से पहनी हुई थी और कमीज के नीचे से उसकी गोरी टांगें दिखाई दे रही थी जो सीधी और पतली लग रही थी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। धुंधली भाप में उस आदमी की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति अभी अभी नहाकर निकला था। उसकी कमर पर एक तौलिया लिपटा हुआ था। वह मुड़ा और भाप से ढकी हुई उस महिला को देखा तो रिया एक पल के लिए रुकी, फिर तेजी से आगे बढ़ी और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही मौकों पर उसे इस बात का शुक्रगुजार महसूस होता था कि उसकी नजर कमजोर है, इसलिए उसे उस आदमी के नग्न शरीर को देखने में शर्म नहीं आती थी। तुम्हें जल्दी निकलना होगा, बाहर खतरा है, समझाने का समय नहीं, तुम्हें खिड़की से बाहर निकलना होगा। उस आदमी की मजबूत और तगड़ी बांह को पकड़कर रिया ने उसे कुछ बार जोर से खींचा, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर अड़े खड़ा रहा। उसने उसे फिर से जोर से धक्का दिया। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? उस आदमी ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक रही थी। मैं किसी भी हालत में खिड़की से बाहर नहीं निकलूंगा। तो पहले तुम छिप जाओ, बिस्तर के नीचे छिप जाओ। उसके बोलने से पहले स्थिर खड़ा आदमी अचानक बाथरूम के बाहर की ओर बढ़ने लगा। अरे तुम कहाँ छिपने वाले हो? उसके शब्दों को सुनकर तेजसिंह एक पल के लिए रुक गया और रुचि भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। दरवाजा खोलने के लिए उसने इतना कहकर बाथरूम से बाहर कदम बढ़ा लिया। अध्याय 26 सुंदर लड़के उस व्यक्ति को जल्दी से सौंप दो। अनुवाद 54,96,9339। तुम मत जाओ। डर से रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। वह दौड़कर उस आदमी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जल्दबाजी मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या कुछ? मैं तुम्हें दे दूंगी, बस बाहर मत जाओ। रिया ने तेजसिंह की पहचान को पूरी तरह से गलत समझा था। उसे लगा था कि वह सिर्फ एक रहस्यमय आदमी है जो और फायदे की तलाश में है। उसे अपनी ओर ध्यान न देते हुए दरवाजे की ओर जाते देख उसने दांत पीस लिए, आंखें बंद कर ली और पीछे से उस आदमी की कमर पर हाथ रख दिया। मत जाओ, दरवाजा मत खोलो।
महिला का कोमल शरीर पुरुष की पीठ से सट गया, जिससे उसका लंबा शरीर तुरंत अकड़ गया। उसी क्षण दरवाजा खुल गया। पता चला कि रिया और तेजसेन के बीच चल रही उलझन के दौरान मैडम लुकास ने पहले ही सिर हिलाकर मिस्टर धनवीर को मिशेल कार्टर के लिए दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी थी। दरवाजा सीधे बाहर से खोला गया और मिशेल कार्टर और उनके साथी जबरदस्ती अंदर घुस गए। बेशर्म, मैं देखूंगी कि तुम कहाँ छिप सकती हो, कौन हो तुम। मिशेल कार्टर सबसे पहले अंदर घुस आए। तेजसेन को नंगे बदन और कमर पर आलस से तौलिया लपेटे हुए देखकर उसने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। बोलो, क्या तुम उस औरत के प्रेमी हो? खैर, मुझे पता था कि वो औरत मुसीबत खड़ी करने वाली है। चीच, जरा उसका शरीर और चेहरा देखो। बेचारा ऑस्टिन बाहर दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है और वो एक जवान जिगोलो के साथ घूम रही है। निकम्मे जिगोलो, बोलो मेरी बहू कहाँ है? उसे बोलो कि अभी यहाँ आए। मिशेल कार्टर वह प्रेमिका थी जो पत्नी बन गई। हालांकि उसका पति ब्रैंडन लुकास यादव परिवार के वंशवृक्ष का हिस्सा था, लेकिन वह खुद तेजसेन से अक्सर नहीं मिलता था। एक ऐसी महिला की तो बात ही छोड़िए जो प्रेमिका से पत्नी बन गई थी। इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा वह भावहीन चेहरा वाला व्यक्ति कौन था। तेजसेन ने उस बूढ़ी औरत को बर्फीली निगाहों से देखा जो उस पर चिल्ला रही थी। उसकी आंखों की गहराई में जमी ठंड किसी को भी खत्म करने के लिए काफी थी। अंकल, क्या आपने इन लोगों को अंदर आने दिया? उनके गले से निकली ठंडी और निर्मम आवाज। तेजसेन के शब्दों को सुनकर श्री मैकिनले, जो पहले कमरे के बाहर खड़े थे और किसी दूसरे परिवार के मामले में दखल देने का उनका कोई इरादा नहीं था, अचानक उनके घुटने कांपने लगे। हाँ, मिस्टर धनवीर लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए और तेजसेन को केवल अपने निचले शरीर पर एक तौलिए में लिपटा हुआ देखकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। कल रात इस कमरे में युवा मालिक के साथ किसने रात बिताई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिशेल कार्टर जैसी महिला को हंगामा करने की अनुमति देना युवा मालिक का सबसे बड़ा अपमान था। अंसी, कृपया बाहर जाए, ये वह जगह नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। श्री मैकिनले को अपने इस कृत्य पर गहरा अफसोस था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि युवा मालिक के साथ इस कमरे में कोई महिला है, तो वे मिशेल कार्टर और उसके साथियों को कभी अंदर नहीं आने देते, चाहे उन्हें 10 हिम्मत भी दे दी जाती। श्रीमान मैकिनले, आप मुझसे इस समय जाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या आपको इस कमरे में जो हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा? इस बिस्तर को देखिए, इस कमरे की घिनौनी बदबू को सूंघिए। वो कुतिया अभी भी यहीं होगी। हाँ, इस जिगोलो ने उसे छिपाया होगा। आप रिया को मेरे हवाले कर दीजिए। मिशेल कार्टर को तेजसेन की असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने मिस्टर धनवीर को अंकल कहकर पुकारा, तो उसे लगा कि वह भी उसकी तरह यादव परिवार की ही किसी शाखा से है। यादव परिवार के मुख्य सदस्य हवेली की तीसरी और चौथी मंजिल पर रहते थे। दूसरी मंजिल आमतौर पर मेहमानों के लिए आरक्षित रहती थी। वह दबंग दिखता था, लेकिन आखिरकार वह अभी युवा था और शायद यादव परिवार की किसी दूसरी शाखा का रिश्तेदार हो सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद था। वह यहाँ एक धोखेबाज को पकड़ने आई थी। वह सही थी, वह दूसरे शाखा परिवारों के लोगों से नहीं डरती थी। अध्याय 24, अध्याय 27, झगड़ालू स्त्री को सबक सिखाना। अनुवाद 54,96,90,339। अंसी, कृपया बोलना बंद कीजिए और मेरे साथ आइए। बूढ़ा बटलर इतना चिंतित था कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने युवा मालिक को बचपन से बड़ा होते देखा था और युवा मालिक का उससे विनम्रता से बात करना उसके लिए एक उपकार था। वह युवा मालिक को यहाँ शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यदि उसने सचमुच युवा स्वामी को क्रोधित कर दिया होता, तो बूढ़ी महिला के आने पर भी युवा स्वामी उसकी बात नहीं मानता। अगर उस समय किसी दूसरे परिवार की पत्नी होती, तो उसे जरूर पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन मिशेल कार्टर दूरदर्शी नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो वह बाजार की एक चालाक औरत से ज्यादा कुछ नहीं है। वह बस रिया को पाने के बारे में सोचती रहती है। जब तक रिया के अफेयर के सबूत मौजूद थे, तब तक वह गुप्ता परिवार के शेयरों पर अपना दबदबा बनाए रख सकती थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में तनाव लगातार कम होता जा रहा था। श्री मैकिनले, मुझे पता है कि आप कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। चिंता मत कीजिए, इस मामले में हमारे महोदय आपका समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे महोदय से संपर्क कर सकते हैं। मिशेल कार्टर के बोलने के बाद उस मौन व्यक्ति ने अंततः पूछा, आपका अफसर कौन है? अब फ्यूचर एड, एक सामान्य सा सवाल जिसमें कोई भावना झलकती नहीं थी। मिशेल कार्टर को लगा कि सामने वाले उसकी तेवर चलन से डर गए हैं और उसने गर्व से कहा, अरे छोटे गोरे चेहरे, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। सुनो, हमारे साहब कोई और नहीं बल्कि यादव परिवार की शाखा के मुखिया ब्रैंडन लुकास है। क्या कहा? क्या तुमने कभी उनका नाम सुना है? हाँ, सुनो, अगर तुम समझदार हो तो रिया को बाहर आने दो, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। सच में? तेजसेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। श्री धनवीर का चेहरा पीले से बैंगनी रंग का हो गया था। ब्रैंडन लुकास किस तरह की महिला को घर लेकर आया था? उसमें दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं थी और वह बार बार युवा मालिक को नाराज करने की हिम्मत करती थी। अंकल रे, छोड़ दो। तेजसेन ने मिशेल की ओर ठंडी निगाहों से देखा और उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई। चूंकि अंसिका को श्री लुकास पर गर्व, तो चलिए देखते हैं कि अंसिका के मुंह में मौजूद सर्वशक्तिमान श्री लुकास अंसिका को यादव परिवार में सुरक्षित वापस ले जा सकते हैं या नहीं। सेबेस्टियन लुकास साथ अंदर आई। जैसे ही ये शब्द कहे गए, काले सूट पहने एक दर्जन से अधिक पुरुष दौड़ते हुए अंदर आए। सूट के नीचे उनका शरीर तनावपूर्ण और शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। उनमें से प्रत्येक असाधारण था। तेजसेन, कृपया अपना आदेश दीजिए। समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। कोई भी भावना उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। अब फ्यूचर एड, वह सेबेस्टियन लुकास साथ थे, जिनकी यादव परिवार में ब्रैंडन लुकास, कैलेब लुकास के समान वरिष्ठता थी, लेकिन तेजसेन के सामने उनका दर्जा कहीं अधिक था। तेजसेन ने हल्के से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। इसे ले जाओ, बाकी का काम तुम संभाल लो और याद रखना कि काम पूरा होने पर ब्रैंडन लुकास को सूचित कर दें।
अगर यह बूढ़ी औरत ब्रैंडन लुकास की पहचान का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना पसंद करती है, तो वह देखना चाहेगा कि क्या ब्रैंडन लुकास में वास्तव में अपनी महिला को सुधारने की क्षमता है। याद रखना, जरूरत पड़ने पर कैलेब लुकास चतुर्थ की मदद करना। अगर खर्च की गई रकम काफी ना हो तो बस कीमत बढ़ाने में उसकी मदद कर देना। बूढ़ी औरतें ज्यादा कीमत पर नहीं बिकती। जी हाँ, श्रीमान लुकास। सेबेस्टियन लुकास साथ ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उस व्यक्ति के होठों पर अभी भी एक क्रूर मुस्कान थी और काले रंग के कपड़े पहने अधीनस्थों के नियंत्रण में आई मिशेल को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे इस कमरे से ले जाया जा रहा था, तब भी वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसने वास्तव में किसे उकसाया था। युवा स्वामी, अब केवल तेजसेन और श्री धनवीर ही बचे थे। कोई बात नहीं, तुम तो बस उस बुढ़िया के आदेशों का पालन कर रहे थे। जाओ। तेजसेन जानता था कि मिस्टर धनवीर के अंत तक रुकने का क्या मकसद था। वह उस महिला के बारे में उत्सुक था जिसे वह कल रात कमरे में लेकर आए थे। हालांकि एडन ने मामला सुलझने से पहले उस बूढ़ी औरत को बताने की योजना नहीं बनाई थी। श्री मैकिन्ले, जो युवा मालिक के स्वभाव को लंबे समय से जानते थे, ये भी जानते थे कि एडन बात नहीं करना चाहता और केवल सम्मानपूर्वक वहां से जा सकता है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसके पीछे से एक चेतावनी भरी आवाज आई। आज जो कुछ हुआ उससे बूढ़ी औरत को डराने की कोई जरूरत नहीं है। श्री मैकिन्ले थोड़ी देर रुके, फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। युवा मालिक के लिए दरवाजा बंद करने के बाद वे कमरे से बाहर चले गए। अब फ्यूचर एड, अध्याय 25, अध्याय 28, आखिर तुम हो कौन? अनुवाद 54,96,339। अध्याय 28। सबके चले जाने के बाद तेजसेन मुड़ा और बाथरूम में चला गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, एक छोटी कद की महिला उसकी ओर बढ़ी। क्या वे चले गए? मैं तो बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा कि वे घर में घुस आएंगे। तुमने ये कैसे किया? उन्होंने तुम पर विश्वास कैसे किया? रिया ने अपनी छाती पर हाथ फेरा। उसे अपने दिखने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तेजसेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह जो कुछ देख रहा था उससे बहुत संतुष्ट। कुछ बार खींचने के बाद वह बड़ी सफेद कमीज ढीली और अस्त व्यस्त हो गई और खुले हुए कॉलर के माध्यम से वह उसके नीचे के उसके पूरे शरीर को देख सकता था। उसकी चीनी मिट्टी जैसी कोमल त्वचा पर निशान थे, जहां उसने पिछली रातों से चूमा था। महिला अभी भी उस तनावपूर्ण स्थिति का वर्णन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक अजीब सी भावना से भर गई। उसकी आंखों में आग की एक झलक दिखाई दी। रिया, उसने अचानक बोलते हुए उसकी बात काट दी। तो जानते हो मैं कौन हूँ? रिया ने सतर्कता से पूछा। अगर वह जानता था कि वह कौन है, तो इसका मतलब था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह शराब के नशे में संयोगवश मिली। मैं न केवल तुम्हें जानता हूँ, बल्कि यह भी जानता हूँ कि जल्द ही तुम मेरी औरत बन जाओगे। उसने धीरे से उसे दीवार से सटा दिया और अपने दोनों हाथ उसके सिर के दोनों ओर रखकर उसे अपने और दीवार के बीच फंसा लिया। टकराना। रिया के दिमाग में यही शब्द कौन था? सुनो, उस आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी। मैंने तुम्हें सोचने के लिए एक हफ्ता दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से इस हफ्ते तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे निराश किया है। इसलिए उसने अपनी पतली उंगलियों से उसकी थोड़ी पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। तो रिया का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और जब उस आदमी के पतले होंठ फिर से उसके होंठों से छुए, तब जाकर उसे धीरे धीरे होश आया। पिछली रात की उसकी यादें धुंधली थी। आज सुबह जब वह उठी तो वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे इस आदमी और पहले वाले आदमी के बीच कोई समानता नजर नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे भ्रम और तनाव कम होता गया, उसे अचानक एहसास हुआ। इस आदमी का चुंबन, उसका दबंग अंदाज जिसने उसे लगभग दम घोंट दिया था, उस आदमी से काफी मिलता जुलता था जिसने पहली बार उसके साथ ऐसा किया था। आखिर तुम हो कौन? चुंबन समाप्त होने पर उसे अंततः बोलने का मौका मिला। क्या तुम्हें अब भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? उसने अपना माथा उसके माथे से सटा दिया और उसकी मोहक गुलाबी आंखों में उलझन भरी नजरों को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे की। अगर तुम नहीं जानती कि मैं कौन, तो तुम मुझे बार बार उकसाती क्यों रहती? उसने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। मुझे माफ कीजिए महोदय, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। दोनों बार, पहली बार तो अनजाने में दखलंदाजी हुई थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने वीर के खिलाफ जानबूझकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। दूसरी बार, जाहिर है, वह पिछली रात नशे में थी और यह आदमी भी शायद उस भोज में मौजूद था। धुंधली यादों से उसे पता चला कि पिछली रात वह कितनी बेबाकी से आगे बढ़ गई थी। वह लगभग कल्पना कर सकती थी कि वह नशे में धुत होकर उसे सीधे कमरे में खींच ले गई थी। मुझे पता है कि आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों बार मेरे लिए ये महज दुर्घटनाएं थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे भूल जाएंगे। जैसे ही उसे माहौल घुटन भरा लगने लगा, उसने आगे कहा, अगर आपको मुआवजा चाहिए या कोई और मांग तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। अध्याय 26, अध्याय 29। तेजसेन की पत्नी होने के नाते मैं आपको किसी के भी द्वारा धमकाए जाने से बचा सकती हूँ। अनुवाद 54,96,9339। मुआवजा है ना? उस आदमी ने धीरे से हंसते हुए अपने लंबे पैरों को उसके पैरों के बीच दबा दिया। उसका विशाल शरीर उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। अगर मैं कहूँ कि मुझे केवल तुम ही प्रतिफल के रूप में चाहिए, तो क्या तुम खुद को एक उपहार के रूप में लपेटकर मेरे आनंद के लिए अर्पित करोगे? सर, कृपया थोड़ा गंभीर हो जाए। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी घनिष्ठ निकटता के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तेजसेन धीरे से हंसा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगता है कि किसी भी पुरुष के लिए गंभीर रहना मुश्किल है। सर, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? वह सचमुच गुस्से में थी। उसकी चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके उग्र स्वभाव ने उस आदमी को उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर लिया था। उसके आक्रोश से एडन का मूड काफी बेहतर हो गया और वह अचानक झुककर उसे कमर से ऊपर उठाने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो।
घबराकर उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन एडन ने तुरंत उसे नीचे उतार दिया। हालांकि उसने उसे सीधे पानी से भरे बाथटब में डाल दिया था। उसकी सफेद कस्टम मेड ब्लाउज गर्म पानी से भीग गई और उस आदमी की गहरी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। रिया ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बड़ी हथेली ने उसे वापस पानी में धकेल दिया। बस कर, उसने उसका हाथ रोकते हुए उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें असल में क्या चाहिए, बस मुझे बता दो। महिला की आंखों में क्रोध की झलक देख उस व्यक्ति ने अंततः अपनी हरकतें रोक दी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे बदले में सिर्फ तुम चाहिए। उसकी तीखी भेदक निगाहें उस पर टिकी हुई। अभी के लिए मैं बस तुम्हारे शरीर को साफ करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रिया का चेहरा लाल हो गया और उसने उसके बढ़ते हुए हाथ को झटकते हुए कहा, मैं खुद को धो सकती हूँ, और चूंकि आप मुझे जानते हैं तो आपको मेरी वैवाहिक स्थिति के बारे में भी पता होगा। हम इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकते। अभी जो परेशानी खड़ी कर रही वह मेरी सास है। उसके बोलने से पहले ही उस आदमी ने झुककर उसे चुंबन देकर चुप करा दिया। उसके दबंग चुंबन ने उसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके होठों की नमी और गर्मी ने उसे और भी घुटन महसूस कराया। जब उसके होंठ चूमते चूमते लाल हो गए तभी वह दोबारा दूर हटा। पानी में डूबी महिला को देखते हुए उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी उदासी छा गई। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वह उसके चेहरे के भावों को ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई कि वह मजाक नहीं कर रहा था। हालांकि अगर वह गंभीर भी होता तो भी उसका उसके साथ इस तरह का रिश्ता जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपको ये जानना होगा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसकी बात सुनकर उस आदमी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो फिर तलाक ले। जब सैमुअल धनवीर ने आदरपूर्वक रिया को गुप्ता परिवार के पास वापस भेज दिया, तेजसेन के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने कहा, तो फिर तलाक ले लो। उन्होंने कहा, श्रीमती विल्सन बन जाए, मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आपको अब किसी के भी उत्पीड़न से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। उसने कहा कि वह उसे वह सब कुछ वापस पाने में मदद कर सकता है जो उसने खो दिया था। अध्याय 27, अध्याय 3, उसे कठिनाई का स्वाद चखाना। अनुवाद 54,96,90,339। अंततः उसे एहसास हुआ कि जिस मिस्टर चेन को वह जानती थी वह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। वह वही मिस्टर कुक थे जिनके बारे में लोग बात करते थे, वही मिस्टर लुकास थे जिनका जिक्र यादव परिवार करता था। वह यादव परिवार का निरंकुश शासक था और एक ऐसा व्यक्ति था जो अरबों की संपत्ति और शक्ति को नियंत्रित करता था। लेकिन अंत में उसने एक बार फिर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह तलाक चाहती थी, लेकिन उसके लिए नहीं, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा वीर और उसके परिवार की तुलना में एथन विल्सन एक अत्याचारी था जो बिना किसी संकोच के दूसरों का बेरहमी से शोषण करता था। गुप्ता परिवार के आलीशान बंगले के बाहर रिया विला के सामने खड़ी होकर घंटी बजा रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एक काली रंग की आलीशान कार खड़ी थी। कार में बैठे सैमुअल धनवीर फोन पर बात कर रहे थे। तेजसेन, मैं उस व्यक्ति को यहाँ ले आया हूँ और वे लोग भी ग्रे हवेली में हैं। आज सुबह खबर मिली कि श्रीमती ग्रे और उनकी बेटी ये शहर लौट आई है। अब तक वे संभवतः रिया के घर लौटने का इंतजार ग्रे हवेली में कर रही होंगी। वीर ने गुप्ता परिवार के सभी रिश्तेदारों को बड़ी सावधानी से चुना था। पहले टकराव, फिर मुसीबत खड़ी करना, रिया से निपटने की उसकी रणनीतियां लगातार बदलती रहती थी। फोन के दूसरी तरफ से एथन विल्सन की ठंडी आवाज सुनाई थी, उन्हें हंगामा करने दे, मैं तभी दखल दूंगा जब जरूरी होगा। स्त्री ने कभी दुनिया की क्रूरता नहीं देखी। उसने उसके द्वारा दिए गए सुरक्षित आश्रय को ठुकरा दिया। ऐसे में वह अब उसे उस दरिंदे के झुंड से नहीं बचाएगी। वह चाहता था कि वह कठोर वास्तविकता को देखे, उसे पता चले कि उसके बिना जीवन कितना कठिन होगा। जी हाँ मिस्टर लुका, सैमुअल धनवीर ने फोन काट दिया और कार की खिड़की से विला के बाहर खड़ी रिया को देखा। तारान कर, विला का द्वार खुल गया। आप वापस आ गए क्या? गुप्ता परिवार के एक नौकर ने दरवाजा खोला और लिली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैं नहीं थी? रिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नौकरानी के चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। नहीं, कुछ नहीं, बस आप वापस आ जाए मैडम, यही सबसे जरूरी है। मैडम ग्रे और मैडम आंटी अभी अभी आई। लिली की भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। दादी और चाची वापस आ गई। जी हाँ, और अंजलि भी वापस आ गई है। और एक और बात है, नौकर को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। रिया का ध्यान नौकरानी की कही हुई बातों के पहले भाग पर था और उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। मैं समझ गई, ऊपर जाओ और मेरे चश्मे ले आओ। लिली को बिना चश्मे के असुरक्षित महसूस हो रहा था। जैसे ही वह जूते बदलने के लिए लॉबी में गई, नौकर ने झटपट उसके चश्मे नीचे ला दिए। काले फ्रेम वाले चश्मे पहनने से लिली की दृष्टि तो तेज हुई, साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा भी ढक गया। वह बेंच पर बैठकर अपने जूते बदलने लगी। कई गहरी सांसें ली और शांत होने के बाद ही विला के अंदर गई। हॉल खाली था और उसे श्रीमती ग्रे की हमेशा की तरह तेज आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लिली को यह बात काफी अजीब लगी। उसने दरवाजा खोलने वाले नौकर को बुलाया और पूछा, दादी और चाची कहाँ हैं? नौकर ने लिली की ओर देखा। काफी देर तक हकलाते हुए आखिरकार बोला, अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष। लिली के चेहरे के भाव बदल गए और वह तुरंत दूसरी मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। दोनों महिलाओं का आते ही तुरंत अध्ययन कक्ष में लौट जाना असामान्य था। जरूर कोई न कोई साजिश चल रही होगी। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष के पास पहुंची, उसे अंदर से श्रीमती ग्रे की विशिष्ट तेज आवाज सुनाई। वो हरा हुआ कब वापस आएगा? क्या सब कुछ तैयार है? क्या सब कुछ यही है? कुछ देर बाद बटले की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, श्रीमती ग्रे, सभी दस्तावेज यहाँ हैं। मैडम ने अंजलि को अस्पताल में भर्ती होने से पहले इन्हें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। मैंने आपके निर्देशों के अनुसार चुपके से सब कुछ लिख लिया है। मिस शायद बाद में लौट आएंगे। 28 अध्याय, मिली भगत में। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसे हमेशा लगता था कि बटले में कुछ गड़बड़ है।
बाद में पता चला कि उसकी दादी और चाची ने उसे पहले ही रिश्वत दे दी थी। रिया का आंतरिक क्रोध फूट पड़ा। उसने हमेशा देखा था कि उसकी माँ ने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया था, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद उसकी दादी और चाची उसकी माँ का सामान हड़पना चाहती थी। एक बेटी होने के नाते रिया ये सब चुपचाप नहीं देख सकती थी। उसने अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अपनी दादी और चाची का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया लगभग अवाक रह गई। उनकी दादी श्रीमती सोनिया हैमिल्टन अध्ययन कक्ष में बड़ी मेज के पीछे बैठी थी और बड़ा सोफा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ न केवल उसकी चाची रोवेना ग्रे मौजूद थी, बल्कि उसकी चाची की बेटी मिली ग्रे और गुप्ता परिवार के कई अन्य दूर के रिश्तेदार भी थे जिनका उससे बहुत कम संबंध था। अब फ्यूचर आया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके अलग रह रहे पति अर्जुन, जिनसे वह तलाक की प्रक्रिया में थी, उनकी दादी के सामने एक विशेष सीट पर इस तरह बैठे थे मानो वह कोई सम्मानित अतिथि थी। नौकर ने विभिन्न दस्तावेजों और उन गहनों जिन्हें उसकी मां ने अपने जीवन काल में इकट्ठा किया बाहर निकाला और मेज पर अव्यवस्थित ढंग से ढेर कर दिया। दरवाजे के पास खड़े होकर कमरे में सब कुछ देखते हुए उसका शरीर गुस्से से थोड़ा कांपने लगा। इस समय कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। शोरगुल से भरा अध्ययन कक्ष अचानक शांत हो गया और अभी तक के चहल पहल की तुलना में ये सन्नाटा रहस्यमय सा प्रतीत हुआ। कुछ देर बाद उसकी दादी ने सबसे पहले उस अजीब माहौल को तोड़ा। तुम वापस आ गए। उसकी आवाज न तो हल्की थी और न ही भारी, मानो वह किसी बहुत ही साधारण मामले के बारे में बात कर रही। चूंकि तुम वापस आ गई हो तो यही सही समय है। आओ और इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दो। चूंकि तुम्हारा एक आदमी बाहर है, इसलिए ऑस्टिन को ज्यादा परेशान मत करो। जल्द तलाक लेना तुम्हारे और ऑस्टिन दोनों के लिए बेहतर है। उसकी अपनी दादी डेस्क के पीछे बैठी थी। उन्होंने लापरवाही से एक दस्तावेज उठाया और उसे नीचे फेंक दिया, मानो किसी छोटे पिल्ले को कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बुला रही है। अब फ्यूचर आया। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि उस दस्तावेज पर क्या लिखा था। उसे अपनी दादी और चाची की असलियत बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब भी वह उनसे उम्मीद कैसे रख सकती है। उसे बस इतना ही पता था कि पर्दे के पीछे वे हमेशा वीर के संपर्क में थे। दादी, मेरा किसी और से कोई नाता नहीं, बल्कि वीर का है। आप मेरी दादी हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे न्याय दिलाने के बजाय आप वीर का साथ दे रही हैं और मुझे दोषी ठहरा रही हैं। उसके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले मैडम ग्रे ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। बेशर्म हो तो मैं तुम्हारी दादी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा? बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पुख्ता सबूत न हो तो मैं तुम्हें स्वेच्छा से इस पर हस्ताक्षर करने नहीं देती। जल्दी करो और तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करो। अगर तुमने मिस्टर लुकास को नाराज किया तो अंत में हमारे गुप्ता परिवार को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लेडी लुकास द्वारा लोगों को सुबह सुबह अफेयर देखने के लिए ले जाने की खबरें सिटी के उच्च वर्ग में पहले ही फैल चुकी थी। इससे इतना बड़ा घोटाला हुआ। अगर यह सच नहीं होता तो वीर को अपने सिर पर हरी टोपी क्यों पहननी पड़ती? इस तरह की बात किसी भी पुरुष के लिए असहनीय है। चूंकि यादव परिवार खुद व्यभिचारी को पकड़ने गया था, इसलिए यह बात सच्ची होगी। बेश हर कोई अफवाहों पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि यह केवल तर्कसंगत अनुमानों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वे यादव परिवार की शक्ति से डरते हैं। इज्जत खोना, दादी, बचपन से लेकर अब सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। वीर जैसा कोई बाहरी व्यक्ति कहता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर और आप उस पर विश्वास कर लेती हैं। आप मेरी दादी हैं और आप मेरी चाची हैं। उसने सोफे पर बैठी रोवेना ग्रे की ओर देखा और कहा, फिर आप सभी वीर पर विश्वास करना चुनते हैं जो एक बाहरी व्यक्ति है। अध्याय 32, गुप्ता परिवार से निष्कासन। अर्जुन, तुम अपने सारे हथकंडे एक साथ क्यों नहीं आजमा लेते? वह अचानक मुड़ी और ऑस्टिन के घमंडी और आकर्षक चेहरे पर अपनी निगाहें गड़ा दी। मुझे नशीली दवा देने से लेकर मेरे परिवार के साथ साजिश रचने तक तुमने एक के बाद एक कई नाटक रचे। ऑस्टिन लुकास, उस समय तुम्हें पसंद करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एशियन ने उससे पहले ही अपनी उस योजना के बारे में बता दिया था जिसमें वह उसे नशीले पदार्थ से बेहोश करके उसकी मानहानि करने की कोशिश करेगी। हालांकि उसकी दादी और चाची हमेशा से गुप्ता परिवार की संपत्ति पर नजर रखती थी, लेकिन जब से उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और उन्हें विदेश जाना पड़ा, तब से वे चुप हो गई थी। अगर वीर ने खुद उनसे संपर्क न किया होता तो वे कभी भी उनसे संपर्क नहीं कर पाते। जब रिया ने उससे सवाल किया तो ऑस्टिन के पास न केवल कोई जवाब नहीं था, बल्कि वह जोर से हंस पड़ा। रिया, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। ये दुनिया क्रूर है। दूसरों पर दया दिखाना खुद पर क्रूरता दिखाने जैसा है। यहाँ मौजूद लोगों को देखो, हालांकि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फिर भी वे मेरे लिए गवाही देने को तैयार हैं। आपकी अपनी दादी, आपकी अपनी चाची और गुप्ता परिवार के इतने सारे सदस्यों के ये साबित करने के बाद कि आपने अपनी शादी के दौरान धोखा दिया, अगर आप वास्तव में तलाक के लिए मुकदमा भी करते तो आपको क्या लगता है कि आपके जीतने की कितनी संभावना है? वीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने व्यभिचार को रंगे हाथों पकड़ने से लेकर अपने वैवाहिक जीवन के आंतरिक विघटन सब कुछ योजना बना लिया था। हालांकि व्यभिचार पकड़ने की घटना विफल रही, लेकिन जब तक उसके हाथ में ये चाल, रिया उसके व्यभिचार के सबूत होने पर भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी और परिवार द्वारा धोखा देने के दोषी साबित होने वाली व्यक्ति रिया ही थी। अर्जुन, तुमने हद पार कर दी। बस करो, मैं गुप्ता परिवार के घर तक इतनी दूर वापस आया तुम्हें झगड़ते देखने के लिए नहीं। मैडम ग्रे ने अधीरता से लिली की बात काट दी। तुम यहाँ दरवाजे पर किस लिए खड़ी हो, फिजूल खर्ची करने वाली लड़की? जल्दी अंदर आओ और कागजों पर हस्ताक्षर करो। और हाँ, तलाक का मामला सुलझने के बाद तुम मेरे साथ वकील के दफ्तर चलोगी ताकि बचे हुए सारे शेयर मुझे हस्तांतरित कर दिए जाए। तुम्हारे जैसी फिजूल खर्ची करने वाली लड़की मेरे गुप्ता परिवार की संपत्ति में हिस्सा चाहती, ये तो सरासर एहसान फरामोशी है।
मैडम ग्रे ने मन ही मन बड़बड़ाई, क्योंकि वह ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी थी और गुप्ता परिवार में शादी करने के कई वर्षों बाद भी उन्होंने अपने पुराने तौर तरीकों को कभी नहीं बदला था। लिली को आपत्ति जताने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने बोलना शुरू किया, दो अपरिचित रिश्तेदार आगे आए और उसे जबरदस्ती अध्ययन कक्ष में ले गए। कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने पर वकील पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और यहाँ तक कि उसकी मुहर भी उन्हें मिल गई थी। तलाक के समझौते के तहत शादी के दौरान बेवफाई करने के मुआवजे के तौर पर गुप्ता परिवार के आधे शेयर वीर को हस्तांतरित कर दिए गए। दूसरे हिस्से के बारे में मैडम ग्रे के शब्दों, तलाक का प्रमाण पत्र तैयार होने तक वह उसे अस्थायी रूप से अपने पास रखेंगे। उसके बाद हस्तांतरण पर हस्ताक्षर और नोटरी करवाने के लिए उन्हें वकील के कार्यालय ले जाया जाएगा। हालांकि वह एथन ग्रे की बेटी थी, लेकिन वह सिर्फ एक निकम्मी लड़की थी। गुप्ता परिवार की संपत्ति उन्हीं की थी और उसे वकील की गवाही के सामने परिवार से निकाल दिया गया था। दादी, क्या इससे पापा के साथ न्याय होता है? आपको मुझे परिवार से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। जब रिया ने मैडम ग्रे की योजनाओं के बारे में सुना तो वह अब और चुप नहीं रह सकी। अब पर मैडम ग्रे ने उठी हुई हथेली से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। शादी करके घर से बाहर चली गई बेटी को छलकते पानी की तरह होती है। तुम तो बस पैसे बर्बाद करने वाली लड़की हो। ये हमारे गुप्ता परिवार की संपत्ति है। तुम्हारे जैसी पैसे बर्बाद करने वाली लड़की के हाथ में कैसे जा सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, इस मामले को पूरे गुप्ता परिवार ने मंजूरी दे दी है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर अपनी माँ उस मनहूस माँ के कब्जे में रखे हुए इसे मुझे सौंप दो। वरना दादी पोती के बीच के रिश्तों को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे दोष मत दे। अध्याय 33। संकट के समय उसकी मदद कौन करेगा? मैडम ग्रे को जीवन भर लिली की मां से द्वेष रहा। उसे इस बात से नफरत थी कि एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला होने के बावजूद उसकी मां ने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसे इस बात से नफरत थी कि उसकी मां के मजबूत इरादों ने हेरफेर के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी थी। लेकिन जिस बात से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी और जिसके बारे में वह अक्सर बात करती थी, वह यह विश्वास था कि लिली की मां उसके पिता की मौत का कारण थी। हालांकि लिली को हमेशा याद रहेगा कि उसके पिता की मृत्यु का उसकी मां से कोई लेना देना नहीं था। अगर किसी ने उसकी मौत का कारण बनाया था तो वह उसकी दादी और चाची ही थी। नहीं, मां ने ऐसा नहीं किया। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने ही खून के रिश्ते के विश्वासघात ने उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने दिए। लिली ने हठपूर्वक अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया ताकि आंसू न गिरे। छोटी उम्र से ही उसकी मां ने हमेशा उसे अपनी देखरेख में रखा था। हालांकि उन्होंने लिली को मजबूत और आत्मनिर्भर बनना सिखाया, लेकिन साथ ही उसे कई कठिनाइयों से भी बचाया। उसकी दादी और चाची ने पहले भी परेशानी खड़ी की थी, लेकिन उस समय छोटी लिली के पास हमेशा एक मजबूत शख्सियत उसकी रक्षा करती थी। लिली हमेशा से जानती थी कि उसकी दादी और चाची के कुछ छिपे हुए इरादे हैं, लेकिन इस बार उसने वास्तव में उनके बुरे इरादे को महसूस किया। अपनी मां के संरक्षण के बिना वह कुछ भी नहीं थी। पूर्ण शक्ति के बिना वह अंजलि के रूप में अपना खिताब भी बरकरार नहीं रख सकी। लिली को अचानक उस आदमी के शब्द याद आ गए, मेरी पत्नी बन जाओ श्रीमती विल्सन, और मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान न करे। हाँ, सब कुछ खो देने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपना हक वापस पाने के लिए केवल उसी आदमी पर भरोसा कर सकती है? तारांकन। तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर मिलने के बाद वीर अपने वकील के साथ विजयी भाव से चले गए। गुप्ता परिवार के शेष सदस्य उसके भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, जबकि मैडम ग्रे उसे फटकार रही थी और तरह तरह की योजनाएं और षड्यंत्र रच रही थी। अंततः सभी ने यह निर्णय लिया कि रिया परिवार का हिस्सा बनने के योग्य नहीं थी। चूंकि उसे मैडम ग्रे ने पहले ही घर से निकाल दिया था, इसलिए उसे गुप्ता परिवार के महल में रहने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, बात पक्की हो गई। हम 3 दिन में वकील के दफ्तर में मिलेंगे। जब तुम गुप्ता परिवार के बचे हुए शेयर ट्रांसफर कर दो, तब मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। मैडम ग्रे ने बाकी लोगों को विदा करने से पहले लिली के लिए बेशर्मी से फैसला सुनाया। इस मुसीबत को मेरी नजरों से दूर करो। इसे देखना बदकिस्मती लाता है। मुझे पता था कि गुप्ता परिवार पिछले कुछ सालों से इसकी और इसकी मां की वजह से परेशान है। मैडम ग्रे के आदेश पर बाकी लोग लिली को कुचलने का मौका पाकर बहुत खुश थे। इसके बाद लिली को बिना उसके सामान के गुप्ता परिवार के आलीशान घर से बाहर निकाल दिया गया। गुप्ता परिवार के सदस्यों ने उसके सभी पहचान पत्र और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जाने से पहले उसकी चाची रोवेना दरवाजे से टिककर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। उनके लाल होंठ कह रहे थे, मैं अभी आपके पहचान पत्र और मोबाइल फोन अपने पास रख रही हूँ। 3 दिन बाद जब आप वकील के कार्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगी। रोवेना की बेटी लिली की चचेरी बहन मिली पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती रही, मानो लिली एक आवारा कुत्ता हो जो अपना घर खो बैठा हो। और लिली को ये स्वीकार करना पड़ा कि इस तरह निकाले जाने के बाद वह सचमुच एक बेघर कुत्ते की तरह थी, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लिली धीरे धीरे गुप्ता परिवार के आलीशान घर से निकल गई। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त विवियन वाल्टर्स के घर जाने की योजना बनाई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे रहने के लिए जगह की जरूरत थी। अचानक एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुक गई। कार की खिड़की नीचे हुई, जिससे सैमुअल धनवीर का चेहरा दिखाई दिया। मिस ग्रे, अंदर आइए। मिस्टर लुकास आपका इंतजार कर रहे हैं। कार का दरवाजा खोलने और अंदर बैठने से पहले लिली एक पल के लिए हिचकिचाई।